भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित एक ऐसे पीएम जो इंडिया के 10वें पीएम के रूप में 3 बार सेवा देते हैं। फर्स्ट टाइम 1996 में 13 दिनों के लिए, फिर 1998 से 1999 तक 13 महीनों के लिए, और उसके बाद 1999 से 2004 तक वह पूर्ण कार्यकाल में भारत के पीएम रहते हैं। और एक ऐसे पीएम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नहीं थे, और 5 डिकेड्स से अधिक समय तक वह इंडियन पार्लियामेंट के सदस्य रहते हैं और 10 बार लोकसभा के सदस्य रहते हैं, जिनके कार्यकाल के दौरान भारत 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण करता है। तो हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। तो बात है 25 दिसंबर 1924 की, जब एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में माँ कृष्णा देवी और पिता कृष्णा बिहारी वाजपेयी के वहाँ अटल जी का जन्म होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी अपनी स्कूली एजुकेशन के साथ वह डीएवी कॉलेज कानपुर, आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर ऑफ आर्ट्स के साथ ग्रेजुएशन करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू ग्रुप्स के साथ ईयरली लिंक रखते हुए 1939 में आरएसएस में एक स्वयंसेवक के रूप में शामिल होते हैं, और 1942 तक 16 वर्ष की आयु में वाजपेयी आरएसएस के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। और धीरे धीरे आरएसएस से जुड़े एक हिंदू राइट विंग पॉलिटिकल ग्रुप नवगठित भारतीय जनसंघ के लिए काम करने के लिए आरएसएस द्वारा वाजपेयी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ समर्थन किया गया, और उन्हें दिल्ली में स्थित नॉर्थर्न रीजन के प्रभारी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। और इसी के साथ धीरे धीरे 1957 में जनरल इलेक्शन में वाजपेयी भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वह मथुरा में राजा महेंद्र प्रताप से हार गए। लेकिन बलरामपुर से चुने गए लोकसभा में उनके ओराटोरी स्किल्स ने पीएम जवाहरलाल नेहरू को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भविष्यवाणी करी कि वाजपेयी किसी दिन भारत के पीएम बनेंगे। वाजपेयी के ओराटोरी स्किल्स ने उन्हें जनसंघ की नीतियों के सबसे आउटस्पोकन डिफेंडर के रूप में प्रतिष्ठित किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद जनसंघ का नेतृत्व वाजपेयी के हाथ में चला गया, और 1968 में वह जनसंघ के अध्यक्ष बन गए। लेकिन 1975 में पीएम इंदिरा गांधी द्वारा इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई, और वाजपेयी सहित कई अन्य ओपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1977 में गांधी द्वारा आपातकाल हटाया गया, तो बीजेएस सहित कई पार्टियों का एक गठबंधन जनता पार्टी बनाने के लिए एक साथ आगे आता है, और परिणाम स्वरूप 1977 के जनरल इलेक्शन में जीत हासिल करता है, जिसमें गठबंधन के चुने हुए नेता मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं और वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। और विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच देने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन 1989 में देसाई और वाजपेयी इस्तीफा दे देते हैं, जिससे जनता पार्टी का पतन हो जाता है। और 1980 में भारतीय जनसंघ के पूर्व सदस्य मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन करते हैं, जिसके पहले अध्यक्ष वाजपेयी बनते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 के आम चुनाव में कहा जाता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार विद्या राजदान हैं, लेकिन नॉमिनेशन फिलिंग करने के आखिरी दिन ग्वालियर के शाही परिवार के वंशज माधवराज सिंधिया को लाया जाता है, और वाजपेयी सिंधिया से हार जाते हैं, केवल 29% वोट हासिल करने में सफल रहते हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु ने कांग्रेस के लिए सिंपैथी पैदा करी, जिससे चुनाव में भारी जीत हुई और बीजेपी को संसद में केवल 2 सीटें मिली। और बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वाजपेयी पार्टी अध्यक्ष छोड़ने की पेशकश करते हैं,
और 1986 में राज्यसभा में सांसद बनते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में टेक ओवर करते हैं। और धीरे धीरे समय आता है नवंबर 1995 का, जब मुंबई में बीजेपी के एक सम्मेलन के दौरान आडवाणी घोषणा करते हैं कि वाजपेयी अपकमिंग इलेक्शन में, लेकिन वाजपेयी इस घोषणा से नाखुश होते हुए कहते हैं कि पार्टी को पहले चुनाव जीतने की ज़रूरत है। और 1996 के आम चुनाव में बीजेपी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसे बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के परिणाम स्वरूप देश भर में रिलीजियस ध्रुवीकरण में मदद मिली। वाजपेयी भारत के 10वें पीएम के रूप में शपथ लेते हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्यों के बीच बहुमत हासिल करने में विफल रहने के कारण वाजपेयी 16 दिन के बाद इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन 1996 और 1998 के बीच दो यूनाइटेड फ्रंट सरकारों के पतन के बाद लोकसभा भंग कर दी गई और नए चुनाव हुए। 1998 के जनरल इलेक्शन ने फिर से बीजेपी को दूसरों से आगे कर दिया। एनडीए बनाने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी में शामिल हुई और वाजपेयी पीएम के रूप में शपथ लेते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ यह थी कि गठबंधन एक अनकंफर्टेबल था, क्योंकि शिवसेना के अलावा अन्य दल बीजेपी की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करते थे, और जिस कारण वाजपेयी की गवर्नमेंट 13 महीने तक चली। कारण यह कि जयललिता के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अपना समर्थन वापस ले लेती है और 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में आगामी विश्वास प्रस्ताव में बीजेपी एक वोट से हार जाती है और लोकसभा भंग हो जाती है और नए सिरे से चुनाव होते हैं। लेकिन इन 13 महीनों के कार्यकाल में वाजपेयी की सरकार में बहुत चीज़ें हुई, जिसमें भारत ने 1974 में अपने पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के 24 साल बाद मई 1998 में राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए, जिसमें फ्रांस जैसे कुछ राष्ट्र भारत के अधिकार का समर्थन करते हैं, परंतु कुछ राष्ट्रों ने भारत के इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन वास्तव में लगाए गए इंटरनेशनल प्रिवेंशन भारत को अपनी परमाणु क्षमता को वेपन्स बनाने से रोकने में विफल रहे। और 1998 के अंत और 1999 की शुरुआत में लाहौर शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें दिल्ली लाहौर बस सेवा के हिस्टोरिक ओपनिंग के साथ वाजपेयी ने कश्मीर विवाद और पाकिस्तान के साथ अन्य संघर्षों को स्थायी रूप से हल करने के लिए शांति प्रक्रिया शुरू करी। और 1999 में ही कुछ कश्मीरी चरवाहे कश्मीर वैली में आतंकवादी और नॉन यूनिफॉर्म पाकिस्तानी सैनिकों की उपस्थिति का पता लगाते हैं, जहां उन्होंने बॉर्डर हिल्स और मानव रहित बॉर्डर पोस्ट पर नियंत्रण कर लिया, जिसमें बटालिक और अखनूर और सियाचिन ग्लेशियर में आर्टिलरी का आदान प्रदान शामिल था, जिसमें इंडियन फोर्स ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया, जो 26 मई 1999 को लॉन्च किया गया। अगर हम 1999 से 2004 तक वाजपेयी के पूर्ण कार्यकाल की बात करें, तो 1999 के जनरल इलेक्शन कारगिल ऑपरेशन के बाद हुए। बीजेपी के लीडरशिप वाली एनडीए ने लोकसभा की 543 सीटों में 303 सीटों पर जीत हासिल करी। वाजपेयी की सरकार ने निजी एरिया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने, सरकारी कचरे को कम करने, घरेलू आर्थिक और आधारभूत सुधारों की शुरुआत करी। वाजपेयी की सरकार के प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शामिल थी। 2004 के आम चुनाव में एनडीए 6 महीने पहले चुनाव की घोषणा करती है और 13वीं लोकसभा को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया जाता है, जिसमें बीजेपी 138 सीटों पर सिमट जाती है और सत्ता में कांग्रेस आ जाती है। और दिसंबर 2005 में वाजपेयी सक्रिय राजनीति से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं और कहते हैं वह अगले जनरल इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे। वाजपेयी को पीएम मनमोहन सिंह द्वारा राज्यसभा में एक भाषण के दौरान
भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगर वाजपेयी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह जीवन भर कुंवारे रहे। उन्होंने नमिता भट्टाचार्य को अपने बच्चे के रूप में गोद लिया और वाजपेयी हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। आपातकाल के दौरान लिखी एक कविता में वह कहते हैं, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, पराजय का उद्घोष नहीं। यह पराजित सैनिक की निराशा का ढोल नहीं, बल्कि लड़ने वाले योद्धा की जीत की इच्छा है। लेकिन साल 2009 में उन्हें स्ट्रोक्स हुआ, जिससे उनकी वॉइस बिगड़ गई और अंततः 16 अगस्त 2018 को इंडियन पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की 93 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करी गई। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के नेशनल ऑनर की बात करें तो 2015 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया और भी कई तरह के ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये जीवनी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे अच्छा वक्ता और सबसे अच्छे पीएम के रूप में जाना जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक।